बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, नैब का तरमीमी आर्डिनेंस बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि हुकूमत की बदनीति इसमें शामिल है और हुकूमत जो चेयरमैन नैब की मुद्दत पूरी हो चुकी उसी रोज़ उन्होंने ये आर्डिनेंस जो है नाफिजुल अमल कर दिया, जिससे ये कहा जा सकता है कि अब हुकूमत एक्सटेंशन भी कर सकती है और जब तक नए चेयरमैन की तैनाती नहीं होती उस वक्त तक मौजूदा चेयरमैन अपने ओहदे पर काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस नैब के कानून के हवाले से अपोजिशन हमेशा ये कहती आई कि हमने अपने इक़्तिदार के दौरान नैब के कवानीन में तरमीम नहीं की, जिसकी वजह से आज हमें मुकदमात का सामना भी करना पड़ रहा है और मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी और मुल्क के अंदर बिजनेसमैन नैब के हाथों शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुल्क की इकानमी को शदीद नुकसान पहुँचा है। अपोजिशन हमेशा ये तनकीद करती आई है और बारहा ये कहती आई है कि नैब कवानीन में तरमीम होनी चाहिए, लेकिन इस आर्डिनेंस की भरपूर तरीके से मुखालफत की जा रही है। पहले भी काला कानून कहा जाता था, अब भी इसको बदनीति पर मबनी काला कानून कहा जा रहा है। क्या मौजूदा हुकूमत अगर चंद नुकात के अलावा बाकी नैब के अंदर तरमीम कर ले नैब कवानीन में, तो क्या अपोजिशन को इस पर राजी नहीं हो जाना चाहिए? क्योंकि नैब के हाथों बहुत से ऐसे सरकारी अफसरान और बहुत से ऐसे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जो नैब का शिकार हुए और जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इकानमी को शदीद धचका पहुंचा है। अगर बात की जाए नैब के कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से भी, अब तक अगरचे नैब कहती है कि उसने बहुत सी रिकवरी की है, बहुत से ऐसे केसेस जो हैं उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया है, लेकिन बाज़ ऐसे मुकदमात भी हैं जिनसे बज़ाहिर नज़र आता है कि ये मुकदमात सारे सियासी बुनियादों पर कायम किए गए हैं। इसी का जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। कायरा साहब, अगर हम नैब कवानीन की बात करें, अपोजिशन की सारी जमातें शदीद तनकीद करती रही हैं कि ये नैब काला कानून है और ये भी तस्लीम करती रही हैं कि हमसे कोताही हुई, हम नैब कवानीन में तरमीम नहीं कर सके। अब अगर हुकूमत तरमीमी आर्डिनेंस नाफिज कर चुकी है तो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे फ़ायदा हो सकता है। मुल्क में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी अपना काम ठप करके बैठी हुई है, उससे फ़ायदा नहीं उठाया जाना चाहिए? नसरुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो पहले ये वाज़ेह कर दूं कि जब हमने 18वीं तरमीम के जरिए आइन को दुरुस्त किया, NFC किया इत्तेफाक राय से, बहुत सारी कानून साजी की, उस वक्त भी हमने ये ऑफर किया था कि नैब कवानीन के अंदर जो गलत चीजें डाल दी गई हैं, जो भी हंटिंग है, जो रुकावट है एहतसाब के निज़ाम में, उसको दुरुस्त किया जाए। ठीक है। लेकिन उस वक्त हमारे साथी मुस्लिम लीग वाले एग्री नहीं किए, जिसका बाज़ औक़ात मियां साहब ने इकरार भी किया कि हाँ वो गलती हुई। उनके दौर में भी हमने कोशिश की कि नैब के कवानीन को दुरुस्त किया जाए, खत्म न किया जाए, दुरुस्त किया जाए। लेकिन तो ये जरा वाज़ेह कर दीजिए कि हमारी तरफ से ये तहर्रुक रहा। अब आया मौजूदा नैब कवानीन। नैब के कवानीन के तहत जितने केसेस बनाए गए उसको न सिर्फ हमने, अपोजिशन ने, बल्कि अदालतों ने भी उस पर बड़ा वाज़ेह तौर पे फैसले दिए हैं, उसके ऊपर कमेंट्स किए हैं और आज तक किसी एक सियासतदान से एक पाई भी रिसीव नहीं हुई। ठीक है। हाँ, हमने भी कहा कि नैब के कवानीन के अंदर खराबियां दूर होनी चाहिए। जब हम कह रहे थे तो उस वक्त हमें ताने ये दिए जाते थे कि जनाब हम तो NRO मांगते हैं, हम तो अपने केसेस का खात्मा मांगते हैं। आज जो तरामीम की गई है, गवर्नमेंट कह रही है कि ये तो अपोजिशन ने खुद डिमांड की थी, और आज अपोजिशन की डिमांड नहीं बल्कि अपने आने वाले वक्त के लिए जब ये अपोजिशन में होंगे तो इन कवानीन के तहत इनको अपने एक एक एक्ट का हिसाब देना होगा। इनको जो चीनी का स्कैंडल हुआ, जो तेल का स्कैंडल हुआ, जो दवाइयों का स्कैंडल हुआ, जो कैबिनेट ने फैसले किए, जो मिस गवर्नेंस से मुल्क का नुकसान हुआ, उसका मौजूदा कवानीन के तहत इनको हिसाब देना पड़ेगा, इनके वज़रा को भी देना पड़ेगा, वजीर आजम को भी देना पड़ेगा। लिहाजा अब वो अपने लिए फ्यूचरिस्टिक एक NRO लेना चाह रहे हैं। लेकिन जब ये इस पर डिटेल बात होगी तो इसकी जुज़ियात में बात करेंगे। हमें तो इसकी बुनियादी चीज पे एतराज ये है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। पाकिस्तान के अंदर कोई पर्सन स्पेसिफिक लॉ किसी एक खास शख्स के लिए कानून नहीं बन सकता, वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। दूसरा, आइन के अंदर दी गई क्लाजेस को किसी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए आप उसका तोड़ मोड़ के उसको आगे नहीं बढ़ा सकते।
नसरुल्लाह मलिक साहब, अगर हुकूमत का ख्वाहिश यही होती जी जी तो ये वाकई नैब के कवानीन को दुरुस्त करना चाहते और ये इस तरह की तरमीम, तो ये बेहतर तरीका था कि पार्लियामान के अंदर इस बिल को ले आते, उस पर डिबेट होती। अब जो लेकिन कह रहे साहब उस पर तो हुकूमत कहती है कि अपोजिशन हमारे साथ ताउन करने को तैयार नहीं है, सिर्फ अपने मुकदमात में एनआरओ मांगती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोई एक बंदा, कोई एक बिल, कोई एक लफ्ज हमें बता दे जो हमने अपने केसेस खत्म करने की बात की हो। आज गवर्नमेंट जो करने जा रही है, ये बिल अगर पास हो जाता है, ये ऑर्डिनेंस प्रिवेल करता है, तो बेशुमार जो हैं केसेस वो खत्म हो जाएंगे, चलते हुए केस खत्म हो जाएंगे, आइंदा केसेस नहीं बन सकेंगे जो खुद अपने हाथों कर रहे हैं। लेकिन हमारा क्या इशू है? जी जी हम ये कह रहे हैं, एक तो ये कि जो कल हम कह रहे थे और ये कह रहे थे कि जी हम तो एनआरओ मांगते हैं, आज क्या ये इकरार कर रहे हैं कि इन्होंने वाकई गलती की थी और ये गलती पे थे और हमने दुरुस्त निशानदेही की थी? दूसरी गुजारिश, हमारा इतराज नैब कवानीन पे तो बाद में आएगा, हमारा तो तरीका कार पे है कि ये ऑर्डिनेंस गलत है, ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये एक शख्स के लिए बनाया गया कानून है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। नसरुल्लाह साहब जरा गौर कीजिए, जी जी फर्द वाहिद का मसला क्या है? आज अगर नैब के चेयरमैन, वैसे तो उनको चाहिए कि अब खुद अपनी इज्जत तो खैर उनकी रही नहीं, उनको चाहिए कि वो खुद भी जान छोड़े इस महकमे की, और उनके बारे में तो आधा मुल्क, आधे से ज्यादा असेंबली, सारी अपोजिशन, सारे सूबे उनके ऊपर एतराज कर रहे हैं और वो डटे बैठे हैं। वो हुकूमत की एक गैर आईनी और गैर कानूनी जो लेजिस्लेशन है उसका सहारा लेके कितनी नौकरी करनी है, कितना ख्वाहिश है इक़्तिदार की। दूसरी बात यह है कि फर्ज करें, अल्लाह ना करे, उनको अल्लाह ताला जिंदगी दे, उनको सेहत दे, फर्ज करें वो कल बीमार हो जाते, शदीद बीमारी लाहक हो जाती, फर्ज करें खुदा न खास्ता वो दुनिया में नहीं रहते, फिर क्या होगा? तो क्या एक फर्द के सहारे चीजों ने चलना है? दूसरी गुजारिश यह है कि चेयरमैन नैब, अगर गवर्नमेंट का इरादा ये है कि वो सिर्फ इनको नहीं देना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं एक्सटेंशन नहीं देना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि ये जब तक कोई नया चेयरमैन नहीं आता स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो। पहले तो ये है कि हुकूमत ने खुद जानबूझ के उसको लेट किया, अब वही काम कह रहे हैं जो कल कहते थे कि हम तो लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, अब बात भी करने को। तो ये कल दुरुस्त थे कि आज दुरुस्त है? कल इन्होंने गलती की थी कि आज गलती कर रहे हैं? नसरुल्लाह साहब, अर्ज है कि चेयरमैन नैब की अदम मौजूदगी में क्या हो सकता है, क्या होता है अगर चेयरमैन नैब न रहे तो? चेयरमैन नैब की अदम मौजूदगी में नैब खत्म नहीं होता, केसेस खत्म नहीं होते, केसेस अदालतों में चल रहे चलते रहेंगे, इंक्वायरियां होती रहेंगी, इन्वेस्टिगेशन होती रहेंगी। सिर्फ एक काम होगा कि नए रेफरेंस फाइल नहीं होंगे और रेफरेंसेस वापस नहीं लिए जाएंगे। सवाल यह है कि कौन से ऐसे नए रेफरेंस हैं जिनका फौरी तौर पे दाखिल होना बहुत जरूरी है। अगर महीना लेट हो गए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, और बाकी तो केसेस जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। तो क्यों ना एक सही तरीका है कि आप लेजिस्लेशन मूव करें, आप बदयांती न करें, और उसके नतीजे में जो पार्लियामान आपको कहती है, जो कौम के नुमाइंदे आपको कहते हैं, उसके मुताबिक आप आगे बढ़े। और कह रहे सब हुकूमत को ये डर क्यों है, अगर पार्लियामेंट में लेके आते हैं शायद अपोजिशन तावन नहीं करेगी कमिटमेंट के बावजूद? हमें तावन देखें ना, अगर तो उन्होंने कंडीशनल लेजिस्लेशन करनी है कि हम उस वहां तब लेके आएंगे अगर आप हमारी ये शर्त माने। ये तलवार रखे तो लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। पार्लियामान के अंदर लेजिस्लेशन तो ओपन माइंड के साथ होती है। आप अपनी तजावीज लाइए, उस पर बहस करेंगे, और बहस करेंगे तो आपको बताएंगे कि हम कल क्या कहते थे, हम आज क्या कहते हैं। कल आप कहाँ गलत थे, आज आप कहाँ पे गलत हैं, और हम इस मुल्क के अंदर जायज और बेहतरीन इंसाफ का निज़ाम चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमें कल भी गालियां दे रही थी, और आज सारी गालियां क्या इनको वापस लेनी है या इनके मुंह पे आ रही है? जो कल हमें कह रहे थे कि ये तो ये एनआरओ मांगते हैं, और आज कह रहे हैं कि ये वही बातें हैं जो कल ये कहते थे, आज हमने इनको दे दिया तो कहते हैं हम एग्री भी करते। ये इशू नहीं है हमारा। हो सकता है इसमें बहुत सारी बातें हमें फेवर करती हूँ, लेकिन जो चीज आइन और कानून के खिलाफ है, हम उसकी बेसिकली ला कानूनियत को और उसकी पार्लियामेंट, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन से गुरेज है, हम उसके अमल की मुखालफत कर रहे हैं। हम उसको चैलेंज करेंगे, उसकी मशावरत करके मुश्तरका लाएमल बनाएंगे, असेंबलियों में भी, असेंबलियों के बाहर भी इसके लिए मुतफिका लाएमल बनाएंगे। अदालती चाराजोई भी की जाएगी कह रहे साहब? बेबीती ये तो अपोजिशन ने मुशावरत से फैसला करना है। मेरा ख्याल है वो रास्ता भी इख्तियार किया जाए।
अच्छा खैर साहब, आपको लगता है कि इसको डिले कर सकती है हुकूमत तैनाती को, नए चेयरमैन की तैनाती को काफी देर के लिए? नसरुल्लाह साहब, इस हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? आज तक इन्होंने जो वादा किया कोई पूरा किया है? ठीक। जो आवाम से वादे किए कि बिजली सस्ती करेंगे, तेल सस्ता करेंगे, गैस सस्ती करेंगे, किया। रोजगार देंगे, दिया। टैक्स नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाए? इन्होंने वादा किया था हम एहतसाब का निजाम लाएंगे, क्या ले आए हैं? इन्होंने वादा किया था कि हम करप्शन का खात्मा कर देंगे, क्या खात्मा हो गया है? इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। ठीक। इन्होंने कोई एक वादा इनका पूरा हुआ है? कल ये गालियां दे रहे थे कि जी एनआरओ मांगते हैं, आज ये कहते हैं कि जी वही बातें जो कल ये मांग रहे थे, तो ये कल गलत थी तो आज सही कैसे हो गई? ये तो इनकी किसी बात पे एतबार हो नहीं सकता। कल ये अभी कल बिल्कुल रिसेंट कल की बात है कि एक वजीर कह रहे थे कि जी हम लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, उनके खिलाफ केसेस है। दूसरे ने कहा कि नहीं जी हमारा तो फैसला हो गया है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से आईनी तकाजा है, बात करेंगे। आज जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत का अमल है। तो किस बात पे एतबार करें? इनकी कोई बात है जो एतबार वाली हो? ये बहुत एक हुज्जत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और अल्टीमेटली ये इस मामले को तूल दे के, इसमें तसादम करा के, इसमें तजाद करके वो चाहेंगे कि ये अपनी मर्जी से अपनी चीजों को चला सके। और अब इनके खिलाफ केसेस बनने शुरू हो गए हैं। ये चेयरमैन रहे ताकि इनके साथियों के खिलाफ केसेस न बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुज़्मान कारा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क के मुमताज़ कानूनदान और साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि अब इस आर्डिनेंस के नफाज होने के बाद लीगल इशूज़ जब खड़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, अदालत से रजू किया जाता है अपोजिशन, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा और कौन से ऐसे नुकात हैं जो आइन से भी मुतसादम है जिसकी अपोजिशन बात कर रही है, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर कानूनदान और साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जनाब इरफान कादर साहब। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। इरफान कादर साहब, नैब आर्डिनेंस नाफिजुल अमल हो गया, अपोजिशन कहती है कि ये आइन के भी मुतसादम है और ये फिर काला कानून है। हालांकि अपोजिशन जो है वो पहले कहती रही कि नैब को आइन में तरमीम होनी चाहिए। कौन सी चीजें आप समझते हैं ऐसी जो आइन के खिलाफ हैं? देखिए, इसकी जरूरत नहीं थी सारे ऑर्डिनेंस की, क्योंकि ऑर्डिनेंस का जो पहला हिस्सा है ये बता रहा है कि किन किन लोगों को और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन से नैब डील नहीं करेगा। और वो नैब को वैसे ही पता ही है, जो नैब के जो हमारे जो इंटरनली हम इन चीजों से डील नहीं करते थे, हम टैक्स मैटर से भी डील नहीं करते थे, हम इम्प्रूवमेंट डिसीजन मेकिंग, फेलियर टू एक्सरसाइज अथॉरिटी, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अगर ये सिंपलिसिटर होता था और उसमें कोई किकबैक्स नहीं होते तो हम वो केस नहीं बनाते थे। तो इससे तो लग रहा है कि जैसे ये हुकूमत समझती है कि नैब बड़ी इनकॉम्पिटेंट है और खाम खा लोगों को इन्वॉल्व कर रही है। ये तमाम चीजें जो शुरू का हिस्सा है ये वो है जो कि नैब की जो एक इंटरनल मैनेजमेंट के असूल हैं वो इन्होंने उसके अंदर डाल दिए हैं एक्ट में। दैट मीन्स कि इनका ख्याल है कि मौजूदा नैब जो है वो शायद सही तरीके से फंक्शन ही नहीं कर रही। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि चेयरमैन नैब जो हैं उनकी एक्सटेंशन देना मकसूद था, लिहाजा उन्होंने कहा कि अब ऑपोजिशन जो है अगर वो हम उनसे ये नहीं चाहते कि जावेद इकबाल साहब के अलावा किसी और को चेयरमैन बनाया जाए, वरना तो ये इनको कई 1.5-2 साल पहले का पता था कि टेन्योर जावेद इकबाल साहब का तो खत्म होने वाला है अक्टूबर में। इनको चाहिए था 3-4 महीने पहले ये कंसल्टेटिव प्रोसेस मुकम्मल कर लेते, ये ऑर्डिनेंस की नौबत ही ना आती। ये तो खुद ही इन्होंने डिले किया, अपने ही चीज यानी कंसल्टेशन प्रोसेस को इनिशिएट ही नहीं किया और फिर उसी डिले का फायदा उठाते हुए बीच में ये डाल दिया कि अगर वो चेयरमैन अगर अपॉइंट ना हो तो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से तो फिर पिछले चेयरमैन कंटिन्यू करेंगे। तो लिहाजा ये सारी चीज जो है इससे पता लग रहा है कि ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को बड़ा इल एडवाइस किया गया है, क्योंकि इससे ना सिर्फ के गवर्नमेंट की साख बड़ी खराब हुई है, इससे नैब की साख भी खराब होगी। और जो दूसरा था प्रोसिक्यूटर जनरल का और चेयरमैन नैब के बारे में कुछ प्रोविजंस डाले गए, वो तो ऑलरेडी उस पर लिखा हुआ है, कानून में शुरू से लिखा हुआ है कि प्रोसिक्यूटर जनरल साहब जो है वो अगर समझे कि चेयरमैन नैब ने अगर रेफरेंस गलत डाल दिया, रेफरेंस नहीं बनता, तो प्रोसिक्यूटर इंडिपेंडेंटली विड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो इरफान साहब, लेकिन ये जो इल्ज़ाम है हुकूमत के ऊपर के हुकूमत ने बदनीति पर मबनी ये ऑर्डिनेंस नाफिज किया है,
क्योंकि हुकूमत के खिलाफ अब मुकदमात बनेंगे। अगर कैबिनेट के सूबाई या वफाकी कैबिनेट के डिसीजंस को नैब की तरफ से पूछा नहीं जाएगा या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी, तो ये हुकूमत चाहती है कि इनके किए गए फैसलों के ऊपर कोई इनका एहतसाब ना कर सके। ये जिस भोंडे तरीके से ये ऑर्डिनेंस इन्होंने नाफुजुल अमल किया है, उससे बिल्कुल यही इंप्रेशन जाता है कि इसमें बदनीयत की हुकूमत की शामिल है। लेकिन मैं इस पे जरा प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा सा अलहदा करूंगा, क्योंकि मैं हैरान हो रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको किसी ने ये इतना गलत किसने एडवाइस किया। कम से कम उनको इस चीज का नोटिस जरूर लेना चाहिए, जिससे हुकूमत की जो भी साख है उनकी, वो रही सही साख भी उन्होंने खराब कर दी। लेकिन इरफान कादर साहब, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इदारों की जो सरबराहान हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत के लिए कभी तरमीम की जाती हैं आइन के अंदर, कभी आर्डिनेंस जारी किए जाते हैं। हम ऐसी बांझ को होते चले जा रहे हैं कि एक मुद्दत पूरी करने के बाद हम फिर एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देने के चक्कर में लगे होते हैं कि एक ही अगर किसी इदारे में कोई चेयरमैन तैनात हुआ है या कोई और किसी इदारे का सरबराह है तो मुसलसल चलता रहे। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वो सारी चीज उन्होंने डालने की कोशिश की शहबाज शरीफ साहब पे कि जी वो तो उसमें उससे मुशावरत हो ही नहीं सकती, वो चोर चोर चोर। फिर सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब से किसी ने नाम मांगे, अगर शहबाज शरीफ साहब इस तरह के नाम देते जो कि बदनाम जमाना होते, तो फिर तो सदर पाकिस्तान जो है उन सारे नाम रद्द करते और लिखते कि ये शहबाज शरीफ का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए शहबाज शरीफ ने ऐसे नाम दिए हैं। वो तो नौबत ही नहीं आई, और वो नौबत आई नहीं, और बीच में ये ऑर्डिनेंस लाए हैं, और ये खुद नहीं चाहते कि चेयरमैन नैब कोई और अपॉइंट हो, वरना ऑर्डिनेंस लाने की तो जरूरत ही नहीं थी। और ये सारा इन्होंने ऐसे ही किया। और जो आप फरमा रहे हैं सही फरमा रहे हैं कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि नए लोगों को लाया जाए, वो बार बार एक्सटेंशन ना दी जाए, उस चीज की भी खिलाफ वर्जी हो। और ये सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले हैं कुछ इस किस्म के, जहाँ कहा गया कि उन्हीं लोगों को बार बार मत आप लाएं, तो ये उन फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। और ये वैसे भी मंतकी एतबार से भी गलत है। और ये जिस तरह मैं फिर रिपीट करूंगा कि जिस भोंडे तरीके से, यानी कोशिश ये की गई, अफसोस की बात यह है कि मुझे और आपको और सारी कौम को समझा जा रहा है कि हम तो बहुत बेवकूफ हैं और ये लोग तो अकले कुल हैं, और इनकी जो ये बहुत जबरदस्त चालाकी है हम लोग तो समझ ही नहीं सकते। ये तो छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा कि इन्होंने किया क्या है, ये अपना ही इन्होंने अपने आप को खराब किया। इरफान साहब, एक सियासी सवाल भी आपसे पूछ लूं। इमरान खान साहब दावेदार रहे नए पाकिस्तान के नए लोगों की सियासत में एंट्री की, और वो दावा किया करते थे कि जो माजी के हुक्मरान हैं वो बारियां लगाते रहे, इसलिए अगर किसी ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली तो घर जाए। लेकिन ये हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत, एक्सटेंशन देने में माहिर नजर आती है। ये फिर दावे किस चीज़ के थे? ये इसका तो मेरा ख्याल है वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उसी में इसका जवाब मिल जाता है। उन्होंने कहा था कि कर सकते हैं जो अपने ज़माने की इमामत, वो कोना दिमाग है अपने ही ज़माने के हैं पैरों। मैं फिर पढ़ देता हूँ। कर सकते थे जो अपने ज़माने की इमामत, वो कोना दिमाग अपने ज़माने के हैं पैरों। तो ये जो खान साहब ने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, वो भी उस वक्त तब्दीली की बात करते थे। अब देखा है तो खान साहब भी रविश के गुलाम निकले हैं। इरफान साहब, अगर इसको अदालती सतह पे इस आर्डिनेंस को देखा जाता है तो क्या अदालती तौर पे इस आर्डिनेंस को रिवर्स किया जा सकेगा 2 मिनट में? और अगर अदालतें इसको रिवर्स नहीं करेंगी तो अदालतों की जो यानी जो साख है वो भी डेफिनेटली फिर मजरू होगी। तो मेरा ख्याल है अदलिया तो बिल्कुल कोशिश करेगी कि अपनी साख को बचाए, और वो तो स्ट्राइक डाउन कर देंगे जल्दी। तो इतने बड़े बड़े कानूनी मशीरान हुकूमत के साथ, इमरान खान साहब के साथ, वो क्या कर रहे हैं? वो मेरा ख्याल है डर के मारे वो मशवरा सही इसलिए नहीं दे रहे कि वो समझते होंगे कि इस वक्त जो चंद जो हुकूमत के करते धरते हैं, वो जो चाहते हैं हम उस तरफ मशवरा दें, क्योंकि पाकिस्तान में वो कल्चर ही डेवलप नहीं हुआ जहाँ पे कि आप ऑनेस्ट मशवरा दें। क्योंकि अगर ऑनेस्ट मशवरा कोई देता है तो वो समझते हैं ये रुकावटें डाल रहा है, और इसलिए वो एक माइंडसेट ऐसा बन चुका है पाकिस्तान में हमारे मशीरान का कि वो देखते हैं कि बड़ा जो है वो खुद क्या चाहता है, या उसको सूट क्या करता है, या उसके जो बाकी करते धरते हैं वो क्या चाहते हैं, उन्हीं को खुश करने के लिए वो लग जाते हैं। और वो उनकी हैसियत जो है ना वो ड्राफ्ट्समैन की सी हो जाती है कि जैसे आप मिनिस्ट्री में ड्राफ्ट्समैन को कहते हैं यार ये आप ड्राफ्ट करो, अपनी इंटेंशन दे देते हैं। तो हालांकि इस लेवल पे, कैबिनेट के लेवल पे, तो इनको तो ड्राफ्टमैन नहीं होना चाहिए, इनको तो अपनी अपनी राय देनी चाहिए। लगता है कोई भी राय नहीं दे रहा, और वो कोशिश ही हो रही है कि ऑपोजिशन जो है इनको अंदर पाबंदे सलासल कर दें, बंद कर दें, ताकि जब अगला इलेक्शन हो
तो इनको 5 साल और मिल जाएंगी। इस तरह की चीजें मैं समझता हूँ ये एक्सपोज होंगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी भी इनको चाहिए कि ये ऑर्डिनेंस जो है इसको खत्म करके वापस लें, जो भी तरीका है। इस तरह से तो अपनी ये साथ। इरफान साहब, इस तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक जो पुराने केसेस हैं उन पर होगा? बिल्कुल, इसलिए कि ये भी मजे की बात है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है ये क्लैरिफिकेटरी है। महासवाए चेयरमैन नैब को जो टूल देने की कोशिश की है, उसके अलावा तो सारा का सारा क्लैरिफिकेटरी है। नैब ऑलरेडी उन्हीं असूलों के मुताबिक ही फंक्शन करती है। अगर अच्छा चेयरमैन आए और अगर अच्छे कॉम्पिटेंट लोग हों तो वो बिल्कुल वो उन्हीं असूलों के मुताबिक चलते हैं। तो ये क्लैरिफिकेटरी है, और क्लैरिफिकेटरी जो स्टैट्यूट्स होते हैं वो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब। इरफान कादर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान की और जो कुछ उन्होंने कहा अपने दौरा हिंदुस्तान में और फिर पाकिस्तान में आकर उसकी कैसे नफ़ी की, इस पे बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। और हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के सीनियर सफारतकार साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जनाब एजाज चौधरी साहब। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद बात होगी अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सफारतकार और साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जनाब एजाज चौधरी साहब। एजाज चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। चौधरी साहब, दौरा को अगर हम देखें तो जो कुछ भारत में कहा गया नायब वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, पाकिस्तान में आके उसकी नफ़ी करती हुई दिखाई दी नायब वज़ीर ख़ारजा। क्या आप समझते हैं पॉलिसी शिफ्ट है ये कोई? और फिर ख़ास तौर पर अगर हम अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करें तो क्या यह समझा जा सकता है कि अब बर्फ पिघल गई? जी बिस्मिल्लाह, मेरे ख्याल में ये दौरा एक तो खुशआइंद बात है, क्योंकि अमेरिका की हुकूमत के साथ पाकिस्तान की हुकूमत तावन और ताल्लुकात रखना चाहती है। तो इस लिहाज से एक सीनियर एहलकार आया है, पहले हिंदुस्तान गए हैं, बेहतर आए हैं, और आपने दुरुस्त इसका मुशाहिदा किया। मुझे सुबह भी किसी ने कहा कि जी हिंदुस्तान में वो बयान दे दिया उन्होंने, तो मैंने कहा कि आप थोड़ा सब्र करें, क्योंकि वो तो एक डोमेस्टिक ऑडियंस होती है हिंदुस्तान की, ठीक है, तो वो उनका पार्टनर बना हुआ है आजकल चीन के हवाले से, तो इसलिए उनको खुश करना उनको शायद जरूरी था। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान की अहमियत से अमेरिका इनकार नहीं कर सकता ज्यादा। ठीक है, अभी अफगानिस्तान के हवाले से उनको बड़ी शिकायत हैं और वो पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा भी बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको इस बात का भी अंदाजा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ और पाकिस्तान के साथ चलना है तो साथ मतलब तावन करके चलना है। तो कई उन्होंने हमारी सख्त बातें भी सुन ली हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आए हैं और आज अच्छी मुलाकात हुई है, अच्छा एलामिये जारी हुए हैं, और पाकिस्तान ने अपनी इज्जत और आबरू को यानी कायम रखते हुए आपने देखा है कि ये बर्फ किसी हद तक पिघली है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत गर्मजोशी आई, ठीक है नसरुल्लाह मलिक साहब, क्योंकि गर्मजोशी जो है वो आप देखें बड़ी तस्वीर में गर्मजोशी वाला माहौल नहीं है, बिल्कुल ठीक, ना ही अफगानिस्तान के हवाले से गर्मजोशी वाला माहौल है। लेकिन हम ये कहते हैं कि चले कम से कम ताल्लुकात रहने चाहिए, बड़े पुराने ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, तो उनको खराब नहीं होना चाहिए। तो इस हवाले से अच्छा दौर है। लेकिन चौधरी साहब, अगर हम देखें तो नायब वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान टेलीविजन को इंटरव्यू देना, फिर एडिटर से मुलाकात, आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई, इस लिहाज से खासा उनका इस्लामाबाद में मसरूफियत रही, यानी मीडिया के सामने भी आना नायब वज़ीर ख़ारजा का, इससे भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुकात के हवाले से वो अपनी पॉलिसी वाज़ा करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर उनको कुछ यानी खफगी शो करना हो, खफगी दिखानी हो, तो वो आप लोगों से एडिटर से क्यों मिलेंगे? क्योंकि एडिटर्स तो वो सारे सवाल करेंगे जो हुए फिर उनसे। आपने देखा कि उन्होंने जवाबात भी ऐसे दिए जिससे इंडिया मिलता था कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर रखना चाहते हैं। असल में ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त उनकी पूरी तरह तवज्जो जो है वो अफगानिस्तान पे है और दहशतगर्दी के इस खिलाफ जंग से है, लेकिन साथ ही साथ एक नजर उनकी चीन के ऊपर भी है, और चीन के हवाले से भी पाकिस्तान की एक बहुत इस खित्ते में अहमियत है। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक पूरे एतमाद कौम के तौर पर इनके साथ अमेरिका के साथ इसी तरीके से डील करना चाहिए, और जितनी आप पूरे एतमाद रहेंगे और साबित कदम रहेंगे, आप देखेंगे उतनी अमेरिका आपकी इज्जत करेगा। चौधरी साहब, मौजूदा हालात में जब अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दौरे पर भी हों, तालिबान की जो लीडरशिप है वो कतर पहुंची है,
खित्ते के अंदर बड़ी अहम चीजें रूनुमा हो रही हैं। तालिबान के लिए ये जरूरी है कि वो सबकी आवाज सुने, और मेरे ख्याल में उधर भी उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि ये 90 की दहाई वाला काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने थोड़ा बहुत एंगेज करना शुरू किया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर मेरे ख्याल में बहुत अच्छी हिकमत अमली की है कि हम तमाम खित्ते के जो ममालिक हैं, खुसूसन अफगानिस्तान के हमसाए, उनके साथ मुशावरत का सिलसिला कर रहे हैं और एक रीजनल अप्रोच जिसे कहते हैं ना, वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ये मिलकर तालिबान को मशवरे दे रहे हैं कि जनाब आप एक कोई इंक्लूसिव सेटअप करें, कोई ह्यूमन राइट्स की इज्जत करें, कोई दूसरे सिलसिले करें, ताकि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए, ताकि हम आपको रिकग्नाइज कर सकें, ताकि दुनिया आपको कबूल करे। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी हिकमत अमली है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस दफा दुरुस्त अप्रोच है। जो साहब, अमरीकी फौज के इनखला के बाद कुछ दूरियां बढ़ी थी पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन, फिर ये कहा जाने लगा कि आस्ता आस्ता अमेरिका रियलाइज कर रहा है कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही वो दुरुस्त रही। क्या अब ये कहा जा सकता है कि अमेरिका का रियलाइज करना है उसमें बहुत बेहतरी आई है? अभी नहीं जी, अभी थोड़ा प्रीमेच्योर है। देखिए, अमेरिका की एक दाखिली सियासत में बड़ी शोरश है इस वक्त जो है रिपब्लिकन्स धड़ाधड़ पूरा दबाव डाल रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर कि जी आपने विड्रॉ कर लिया एकदम से बगैर पॉलिटिकल सेटलमेंट के, तो देखें आपने हमारी कितनी बेइज्जती कर दी। पॉइंट है कि जी जो पहले 4 एडमिनिस्ट्रेशन सारी गुजरी है, सबका यही था कि वो लाना चाह रहे थे वापस फौजी। मेरा ख्याल है जो बाइडेन ने उसका दिफा किया, तो एक तो वहां पे दाखिली सियासत की वजह से ये प्रेशर पॉइंट रहेगा, और कभी कभी आप ऐसी आवाजें सुनेंगे जिस तरह ब्लिंकन साहब की कांग्रेस में हेयरिंग के दौरान उन्होंने आवाज निकाली कि जी पाकिस्तान का, लेकिन अब हमको अंदाजा हो गया है कि यार पाकिस्तान कैसे कर सकता है। तरीन कियास है कि एक पाकिस्तान यहाँ से बैठ के तालिबान की मदद करके और एक सुपर पावर और पूरी नेटो को शिकस्त दे दी, इतना मजबूत मुल्क हो गया क्या? तो अंदाजा हो रहा है कि असल में उन्होंने जिस चीज की तरफ तवज्जो नहीं दी वो ये थी कि अशरफ गनी साहब की जो हुकूमत थी वो करप्ट थी, खोखली हो चुकी थी, अफगान नेशनल आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं रहा था उनकी अपनी अवाम के साथ। तो अब यस, ये प्रोसेस शुरू हो गया, लेकिन अभी मेरे ख्याल में मुकम्मल तौर पर जो है पूरी तरह ये क्लैरिटी नहीं आई, उनको आ जाएगी। हमें कायम रहना चाहिए अपनी बात पर, ये जरूरी है। जो सब आप अमेरिका में अहम जिम्मेदारियों पर फायज रहे हैं, अगर आप अमेरिकी हुकूमत की, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की साइकोलॉजी की बात करें, तो क्या अमेरिका को ये इदराक है कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस इस खित्ते में बहुत है, फिर चीन और अमेरिका के साथ पाकिस्तान को ताल्लुकात को रखते हुए एक बैलेंस रखना पड़ेगा? जी, मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ देखिए अमेरिका के 2 तरीके हो सकते हैं। एक ये है कि जी दबाव डाल दो, ठीक है, और पाकिस्तान दब गया तो चीन से दूर हो जाएगा और फिर हम जिस तरह उनको चाहे इस्तेमाल करें। दूसरी अप्रोच ये है कि अगर पाकिस्तान नहीं दबता तो फिर ये तो पाकिस्तान तो चीन के लिए बहुत अहम है, ग्वादर ये वो सब कुछ। आप देख रहे हैं चीन के लिए वहां पे साउथ चाइना सी में भी मिसाइल है, मलक्का स्ट्रेट में भी मिसाइल है, तो चीन के लिए तो ये गोल्डन राउट है ये वाला। इसलिए मैं अक्सर तो मैं हुकूमत में नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चीन के साथ भी आप बिल्कुल उसके साथ करें, नेगोशिएट करें, क्योंकि चीन को आप कहीं ज्यादा यानी उनके फायदे का बाइस बन रहे हैं। तो साथ ही साथ आप अमेरिका के साथ भी रहे, तो मेरे ख्याल में अमेरिका आपको एंगेज रखना चाहेगा। अगर आप खुद अपनी इज्जत करेंगे मलिक साहब, तो आप देखेंगे अमेरिका और चीन दोनों आपकी इज्जत करेंगे। सिर्फ नेगोशिएशन जो है ना वो साबित कदमी से करनी है। जो साहब, अब ये तोक़ो की जा सकती है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के माबैन राब्ता हो सकता है? मेरे ख्याल में उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे सच्ची बात है कि ये अच्छा नहीं लगा कि हम अपने वज़ीर-ए-आज़म की बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जी फोन पे बात नहीं हुई, जी बात नहीं हुई, बात नहीं। भाई उनके सदर की भी तो फिर बेवकूफ़ी होनी चाहिए कि वो भी बात नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान की अपनी एक अहमियत है। मैं समझता हूँ कि हमें अपने कायदीन को बेवकूफ़ नहीं करना चाहिए। हाँ, जब वो करना चाहे बातचीत करें, जरूर करें, पाकिस्तान की तरफ से पैगाम तो ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये बात होनी चाहिए, उनका फायदा ज्यादा है इसमें पाकिस्तान से भी ज्यादा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुल्क के सीनियर सफारतकार और साबिक सेक्रेटरी खारजा। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।